डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में एक रिसेशन लाना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज ही बिलीव्स केओस इज अ लैडर। अगर अमेरिका को एक सुपर पावर बने रहना है, देन रिसेशन इज नॉट एन ऑप्शन, रिसेशन इज अ नेसेसिटी। ये मेरा पूरा वीडियो रेडी था और फिर ट्रंप ने जाकर टैरिफ्स पर 90 डे का पॉज लगा दिया। पूरा प्लानिंग बर्बाद। चाइना पर 125% टैरिफ्स रहेंगे और बाकी के देशों पर 10%। ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? आई एम श्योर यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड एज वेल। लेकिन एक्चुअली दिस केओस, दिस कंफ्यूजन इज ऑल दैट ही वांट्स। आज डोनाल्ड ट्रंप थैनोस की तरह बन चुके हैं, जो एक चुटकी में यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन थैनोस के पास भी एक लॉजिक था, उसे दुनिया में बैलेंस लाना था। वैसे ही ट्रंप को भी दुनिया को रीबैलेंस करना है। कैसे और इसका आपके वॉलेट पर इम्पैक्ट क्या होगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अमेरिका को अगर सुपर पावर बने रहना है तो उन्हें ये 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करना होगा। स्टेप 1, स्टार्ट द फायर। स्टेप 2, बर्न द वर्ल्ड। स्टेप 3, कलेक्ट दी एशेस। और इसी फॉर्मूला को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स को एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के थ्रू समझना पसंद है तो नीचे कमेंट्स में ट्रंप इज थैनोस स्पैम कर दीजिए। अगर 9000 कमेंट्स आए तो हर कमेंट करने वाले को 2 दिन के लिए व्हाइट हाउस की ट्रिप मिलेगी बिल्कुल फ्री। सच्ची पिंकी प्रॉमिस। अब आप कन्विंस हो गए या मैं और झूठ बोलूं? ये है हमारी नई सीरीज ट्रंप वर्सेस द वर्ल्ड, जहां हम डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया पर होने वाले इम्पैक्ट को गहराई से देखेंगे, वो भी एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया पर टैरिफ वॉर अनलीश किया है और उसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स पर दिख रहा है। जब से ट्रंप ने टैरिफ्स बढ़ाए हैं, सारे स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं। इसी क्रैश में सब लोगों के स्टॉक और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज रेड में है। लेकिन लॉजिकली आप किसी भी एज के क्यों ना हो, आपके सारे के सारे पैसे स्टॉक्स में लगा देना ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में होना जरूरी है, जो एक फिक्स रेट पे रिटर्न देते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं, which is important in these uncertain times। आज फिक्स डिपॉजिट्स 9.1% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। भारत में बैंक एफडीज 5 लाख रुपए तक DICGC ने इंश्योर किए हैं, जो एक एडेड सेफ्टी लेयर देता है। आप भी बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो विद द पार्टनर ऑफ टुडेज वीडियो, स्मॉल केस। स्मॉल केस ऐप पर आप फिक्स डिपॉजिट रेट्स कंपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन ही फिक्स डिपॉजिट बुक भी कर सकते हैं विद फिक्स डिपॉजिट रेट्स गोइंग अप टू 9.1%। यहाँ आपको 6 महीने से 5 साल तक के फिक्स डिपॉजिट मिल सकते हैं। नो नीड टू गो टू अ बैंक। आप पैन और आधार से डिजिटल ID वेरिफिकेशन कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको कोई नया बैंक अकाउंट ओपन करना ही नहीं पड़ता। यू कैन ट्रैक ऑल ऑफ योर फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम वन ऐप एंड मैनेज देम एज वेल। 100% डिजिटल एंड पेपरलेस। RBI ने हाल ही में अपने रेट्स कम कर दिए हैं, which means फ्यूचर में बैंक के फिक्स डिपॉजिट रेट्स भी कम होने वाले हैं। So check out the link in our description and book your fixed deposit on small case today। चैप्टर 1, ट्रंप का मास्टर प्लान। ट्रंप के प्लान का पहला स्टेप है स्टार्ट द फायर। ट्रंप चाहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर डिसरप्ट हो जाए, केओस में चले जाए। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगता? क्योंकि अभी तो अमेरिका टॉप पर है, वो चीजें बदलना क्यों चाहेगा? The answer is debt। आज अमेरिका का डेट काफी बड़ा बोझ बन चुका है। कितना पता है? $36 ट्रिलियन। अमेरिका का GDP है $30 ट्रिलियन और डेट है $36 ट्रिलियन। US गवर्नमेंट अपने बजट का 13% इंटरेस्ट पेमेंट्स पर खर्च करता है। अमेरिका का 30% डेट फॉरेन एंटिटीज जैसे चाइना और जापान ओन करते हैं। US गवर्नमेंट खुद कहती है कि 33% ऑफ US डेट विल मैच्योर इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। इसका मतलब ये है कि USA को $12 ट्रिलियन कहीं ना कहीं से तो रेस करने पड़ेंगे। तो US इतने पैसे लाएगा कहाँ से? This is a big problem for America। लेकिन फिकर नॉट, अमेरिका एक सुपर पावर है। वो अपनी करेंसी कुछ इस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है कि उनका डेट बन जाएगा 0। क्योंकि अगर रिसेशन आता है तो अमेरिकन सेंट्रल बैंक यानी फेड, जो डॉलर को कंट्रोल करती है, वो अपने रेट्स गिराएगी। जब पैंडेमिक आया और इकोनॉमी क्रैश होने लगी तो फेड ने रेट्स गिराए। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फेड ने रेट्स गिराए और यही पैटर्न ट्रंप जानता है और अब फिर से फेड रेट कम करने वाली है। ओके, लेट मी टेल यू कि ये सब करने के बाद भी अमेरिका का डेट कम नहीं होगा, लेकिन उस डेट की वैल्यू कम जरूर होगी। इससे क्या होगा? इससे डॉलर होल्ड करना कम फायदेमंद होगा क्योंकि डॉलर की वैल्यू गिरेगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज चाइना ने अमेरिका को $1000 डेट में दिए हुए हैं और आज डॉलर और युआन का एक्सचेंज रेट है 7 युआन पर डॉलर। कल जाकर अगर डॉलर की वैल्यू कम हो जाती है
तो एक्सचेंज रेट हो जाएगा से फॉर एग्जांपल 6 युआन पर डॉलर। जब डेट रिटर्न करने की बारी होगी तो अमेरिका तो अपने साइड से $1000 रिटर्न कर देगा, लेकिन चाइना सोचेगा अरे मेरे हाथ में तो 7000 युआन की वैल्यू होनी चाहिए थी, मेरे हाथ में सिर्फ 6000 युआन कैसे आए? दिस इज द गेम। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ट्रम्प चाहते हैं कि डॉलर थोड़ा कमजोर हो जाए, बट इतना भी नहीं कि लोग डॉलर को रिजर्व करेंसी की तरह ही यूज करना बंद करें। ये सारे गिमिक्स, ये टैरिफ वगैरह सब कुछ इसी रीजन से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक डाउट है, अगर डॉलर सस्ता होता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान उनको ही होगा जो सबसे ज्यादा डॉलर पकड़े हुए हैं, राइट? तो इस लॉजिक से सबसे ज्यादा नुकसान तो अमेरिकन का हुआ ना? यस, बट यहीं पर तो बात सामने आती है दैट अमेरिका इज टू बिग टू फेल। चैप्टर 2, ट्रम्प रिसेशन क्यों चाहता है? ट्रम्प के मास्टर प्लान का दूसरा स्टेप है बर्न द वर्ल्ड। थिंक अबाउट इट दिस वे, एक शानदार लश ग्रीन फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमी, जहां बड़े बड़े पेड़ हैं। वो सारे पेड़ नीचे रूट से कनेक्टेड हैं और मुसीबत आने पर रिसोर्सेस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बेसिकली ट्रेड करते हैं। हर पेड़ मिट्टी के अलग अलग हिस्से से जुड़ा हुआ होता है, तो हर पेड़ की एक वैल्यू होती है, हर पेड़ का इम्पोर्टेंस होता है। इसीलिए हम पूरे फॉरेस्ट को एक इकोसिस्टम कहते हैं। किसी के पास देने के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो किसी के पास एक्स्ट्रा पानी। उनमें अपने आप में एक तरह का ट्रेड चलता रहता है, नेचुरल ऑर्डर यही है। और इन्हीं में से सबसे बड़े पेड़ का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब होता यह है कि इस फॉरेस्ट में एक लकड़हारा आता है, लेकिन ये लकड़हारा ईमानदार किसी भी एंगल से नहीं है, ये फेवरेटिज्म करता है। अब ट्रम्प ने पेड़ काटना स्टार्ट किया और वो सब पेड़ काट रहा है, लेकिन एक एक फीट से ही। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि बाकी सारे पेड़ एकदम से छोटे हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। और इस प्रोसेस में अल्टीमेटली अमेरिका नामक पेड़ कटेगा जरूर, लेकिन अमेरिका सबसे बड़ा पेड़ होने की वजह से पूरी तरह से नहीं कटेगा। इंस्टेड बाकी पेड़ पहले कट जाएंगे और फिर बाद में वो सारे कटे हुए पेड़ अमेरिका पर ही निर्भर होंगे। फिर अमेरिका खुद डिसाइड कर सकता है किसको मदद करनी है, किसको नहीं, किसको जिंदा रखना है, किसको मरने देना है। और आज अमेरिका इतना बड़ा पेड़ है कि उसी के पास सारे रिसोर्सेज हैं। उनके पास खुद का ऑयल एंड गैस है, उनके पास खुद की टेक इंडस्ट्री है और दुनिया भर में उन्हीं का सॉफ्टवेयर चलता है। उनके पास दुनिया की लार्जेस्ट मिलिट्री है, न्यूक्लियर आर्सनल है, और तो और उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका नेचुरल एडवांटेज है कि वो किसी भी एनिमी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते। और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप का जितना नुकसान हुआ उतना अमेरिका का नहीं हुआ। एंड डोनाल्ड ट्रम्प नोज दैट अमेरिका हैज अ नाइस ओशन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। और यही बात जेलेंस्की ने ट्रम्प के साथ मीटिंग में हाईलाइट भी की थी। But you have nice ocean. ट्रम्प चाहता है कि अमेरिका और बाकी देशों के बीच वाली गैप और भी ज्यादा बढ़े। मानो लाइफ इज अ रेस, जहां अलग अलग देशों की गाड़ियां अलग अलग स्पीड से दौड़ती हैं। अब जब रिसेशन आएगा तो क्या होगा? सारी गाड़ियां स्लो हो जाएंगी। हर देश की गाड़ी का स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होगा, जिससे चाइना की गाड़ी जो 70 किलोमीटर से आगे बढ़ रही है 20 की स्पीड पर आ जाएगी। यूरोप की गाड़ी जो 30 की स्पीड से जा रही है रुक ही जाएगी। लेकिन अमेरिका की गाड़ी फास्ट है, आगे है, जो 100 की स्पीड से जा रही है। स्पीड कम होने के बाद भी वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है। अब आप इस स्ट्रैटेजी को स्टूपिड कह सकते हैं, लेकिन इतिहास में अमेरिका ने यही किया है ताकि वो नंबर 1 पर रहे। लेकिन ये वाला प्लान बड़ा रिस्की नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में यही होता आया है और अमेरिका हमेशा टॉप पर ही निकला है। चैप्टर 3, अमेरिका ऑलवेज विंस। लास वेगस कसिनोज के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ गैम्बलिंग करने वाले हर इंसान को पता होगा दैट द हाउस ऑलवेज विंस, क्योंकि कसिनोज यही चाहते हैं कि आप थोड़े से पैसे जीत जाएं, फिर आपको थ्रिल मिले और फिर लत लग जाए। फिर एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा जब आप हारने लगेंगे और तब आप गलती करने पर कसिनो पैसे कमाएगा। ब्लैक जैक जैसे खेलों में अगर कोई बहुत जीतने लगा या फिर कार्ड्स काउंट करके गेम समझ गया तो कसिनो के लोग आते हैं और उस प्लेयर को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। द हाउस ऑलवेज विंस, क्योंकि अगर वो गेम जीत नहीं सकते तो गेम के रूल्स बदल सकते हैं, और अमेरिका की हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही। चलिए हिस्ट्री में पीछे जाते हैं। कई लोग समझते हैं कि करेंसी गोल्ड से लिंक्ड होती है। एक्चुअली ये एक मिथ है। एटलीस्ट 2025 में ये सच नहीं है। दुनिया की सारी करेंसी फिएट करेंसी है। गोल्ड स्टैंडर्ड कब का खत्म हो चुका है।
हुआ ये कि 1819 में जब ब्रिटेन आधी दुनिया पर हुकूमत करता था, उन्होंने सारी कॉलोनी से बहुत सारा गोल्ड चुराकर ब्रिटेन में लाया था। तो उनके पास एक्सेस ऑफ गोल्ड था, जिसके साथ वो दूसरे देशों से ट्रेड करते थे। गोल्ड को अपनी करेंसी से लिंक करने की प्रथा ब्रिटेन ने शुरू की। लेकिन 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। यूरोप के सारे पैसे वॉर में ही खर्च होने लगे। सोने से लिंक्ड होने की वजह से अपने सोल्जर्स को पैसे देने के लिए ब्रिटेन एक्स्ट्रा पैसे प्रिंट नहीं कर पा रहा था। वॉर के समय अगर पैसे खत्म हो गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। 1931 आते आते ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया था। बचे अमेरिका और फ्रांस, ऐसे 2 ही देश जो अपने करेंसी को गोल्ड से लिंक रखते थे। 1934 में 1 आउंस गोल्ड की कीमत $20 थी, लेकिन अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यूएस ने ये कीमत बढ़ाकर $35 पर आउंस कर दी। क्योंकि गोल्ड तो लिमिटेड है तो डॉलर की वैल्यू कम हो गई। पॉइंट यह है कि अमेरिका अपने प्रॉफिट के लिए अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार डॉलर की वैल्यू कम कर सकता है, और ये कॉमन भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। पहले हर देश की करेंसी गोल्ड से लिंक थी। फिर अमेरिका ने कहा कि आप टेंशन ना लो, आप सारी करेंसीज डॉलर से लिंक कर दो, हम डॉलर को गोल्ड से लिंक रखेंगे, तो इनडायरेक्टली आपकी करेंसी गोल्ड से लिंक रहेगी। प्राइस फिक्स हुई $35 फॉर 1 आउंस ऑफ गोल्ड। इससे दूसरे देशों को ज्यादा नोट्स प्रिंट करने का फ्रीडम मिला, जिससे वो वॉर के बाद अपने देशों को रीबिल्ड कर पाए। अमेरिका का क्या फायदा हुआ कि उनके पास दुनिया का 75% गोल्ड रिजर्व आ गया और उनकी करेंसी दुनिया की इकलौती करेंसी हो गई जो गोल्ड से लिंक थी। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब हुआ ये कि अमेरिका के लिए फिर से गोल्ड की प्राइस बढ़ाना मुश्किल हो गया। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। बाकी देशों की रेस कार्स अच्छे खासे स्पीड से आगे बढ़ने लगी। जापान तो एक समय इतने स्पीड से ग्रो करने लगा कि लोगों को लगा कि वो अमेरिका को ओवरटेक कर देगा। द कैसीनो वाज लूजिंग। ऐसे प्लेयर्स आ चुके थे जो गेम के रूल्स समझ गए थे, मास्टर बन गए थे, अमेरिका को अमेरिका के ही खेल में हरा रहे थे। मई 1971 में वेस्ट जर्मनी ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम छोड़ दिया। उन्होंने जर्मन डॉइचमार्क को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना बंद कर दिया। बाकी के देश भी अपने यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट गोल्ड मांगने लगे। स्विट्जरलैंड ने जुलाई 1971 में 50 मिलियन ले लिए। फ्रांस ने $191 मिलियन ले लिए। स्विट्जरलैंड ने भी ब्रेटन वुड्स सिस्टम छोड़ दिया। ब्रिटेन भी यूएसए से अपने गोल्ड रिजर्व्स वापस मांगने लगा। यूएसए पैनिक करने लगा क्योंकि उनके गोल्ड रिजर्व्स धीरे धीरे कम हो रहे थे। दुनिया का मॉनिटर अगर ऐसे फेल होने लगा तो कैसे चलता? तो 15 अगस्त 1971 को यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने दुनिया के फाइनेंशियल और ट्रेड सिस्टम को फिर से हिला दिया। उन्होंने यूएस डॉलर की गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी रोक दी। सो बेसिकली फॉरेन गवर्नमेंट्स उनके पास जो डॉलर्स थे उन्हें कन्वर्ट ही नहीं कर सकते थे, यानी उनके पास जो डॉलर थे वो वैसे देखा जाए तो यूजलेस हो गए। उन्होंने इंपोर्ट्स पर 10% टैरिफ लगाए, यानी उन्होंने जापान और जर्मनी जैसे देशों को ओपनली आर्म ट्विस्ट किया कि अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर से अप्रिशिएट होने दो ताकि यूएस डॉलर चीप हो जाए। एट द सेम टाइम अमेरिका में अलग ही प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो अमेरिका ने क्या किया? गेम के रूल्स ही बदल दिए, गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया, थानोस की तरह चुटकी बजाई और गेम बदल दिया। इस निक्सन शॉक के बाद यूएस डॉलर काफी फास्ट डिप्रिशिएट होने लगा। इसका मतलब बाकी करेंसीज की वैल्यू यूएस डॉलर के रिलेशन में बढ़ने लगी। उनके लिए यूएस डॉलर्स खरीदना, यूएस में घूमने जाना सस्ता हो गया। और ये सारी बातें जब चल रही थी तब भी लोगों को लगा था दैट अमेरिका इज फिनिश्ड। But that wasn't true then and it isn't true now. Why? Because America can rise from ashes. Chapter 4, The American Dream. चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। इन अमेरिकन कंपनीज में कॉमन क्या है बताओ? जनरल मोटर्स, डिज्नी, माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी, उबर, ये सारी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज आज एक हाउस होल्ड नेम बन चुकी हैं। लेकिन डिड यू नो ये सारी कंपनीज तभी पैदा हुई हैं जब एक रिसेशन चल रहा था या फिर डिप्रेशन। जनरल मोटर्स 1907 के बैंकर्स पैनिक के बाद बनी। डिज्नी जो आज हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती है वो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में पैदा हुई। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में जब ऑयल क्राइसिस चल रहा था। एयरबीएनबी और उबर 2008 और 2009 में बनी आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। ये एक पैटर्न है जो अमेरिका ने पिछले 100 सालों में देखा है एंड दिस इज द पैटर्न दैट मेक्स अमेरिका ग्रेट। जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तब वो एकदम सही कंडीशंस बनाता है जिससे नए सॉल्यूशंस उभरे। एक प्रॉब्लम सामने आता है, 2
कंपनीज ले ऑफ करते हैं तो टैलेंटेड लोग अचानक फ्री हो जाते हैं। 3, रिसोर्सेस सस्ते हो जाते हैं। 4, इन्वेस्टर्स भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बिल्ड करने पर फोकस करते हैं, हाइप पर नहीं। और 5, लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इसीलिए क्राइसिस पीरियड को एक इकोनॉमिक रीसेट बटन कहते हैं, क्योंकि टफ टाइम्स क्रिएट टफर इंडिविजुअल्स। अगर आप आज किसी मुसीबत से गुजर रहे हो तो ये मैसेज हमेशा हमेशा के लिए याद रखो। वीडियो पर वापस आते हैं। आज ट्रम्प चाहते हैं कि उनके 4 सालों में अमेरिका ऐसे ही क्राइसिस से गुजरे। उनका मोटिवेशन क्या हो सकता है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन जैसे एक फीनिक्स पक्षी एशेस से उभरता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, ट्रम्प भी अमेरिका के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। चैप्टर 5 कंक्लूजन। तो आज तक के महाभारत की कहानी ये है, लेकिन इसका आपके वॉलेट पर और देश के वॉलेट पर क्या असर होने वाला है? 3 मेजर चेंजेस समझते हैं। नंबर 1 इज वॉलेटिलिटी। एक दिन ट्रम्प भाई साहब अनाउंस कर देते हैं कि भारत से जो भी इंपोर्ट्स होंगे उन पर 26% टैरिफ्स लगेंगे और एक्सपोर्टर्स उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद टैरिफ्स पॉज हो जाते हैं। लेकिन ये सेलिब्रेशन का समय नहीं है। In fact, this is the time to worry more, क्योंकि कल उठकर वो बोलेंगे those tariffs, well you deserve them. So yeah, 90 days का पॉज कैंसिल। और वैसे ही 90 डेज के बाद ये टैरिफ्स लगने ही वाले, तो रिसेशन पॉज हो गया है, कैंसिल नहीं। बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टॉक मार्केट्स बहुत ऊपर नीचे होने वाले हैं एंड दैट कैन अप्लाई टू योर जॉब एज वेल। अगर आप एक ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जहां ट्रेड और इंटरनेशनल डायनामिक्स बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभाते हैं, देन माय फ्रेंड आपकी राइड बड़ी ही रोमांचक होने वाली है। सो ब्रेस योरसेल्फ। लेसन नंबर 2 है गवर्नमेंट के लिए। आप और मुझ जैसा इंसान भी समझ सकता है कि अमेरिका कोई रिलायबल दोस्त नहीं है, वो एक सेल्फिश दोस्त है। वो आज अपनी इकोनॉमी को एज अ वेपन यूज कर रहा है। इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में एक इमेज दिखाई थी, ये वाली। भारत आज यहाँ पर है, ठीक मिडिल में, विच इज अ डेंजरस प्लेस टू बी इन, क्योंकि अगर कभी भी हमने ट्रम्प की बात नहीं मानी तो वो हमें एनिमीज की कैटेगरी में शिफ्ट करने से कतराएगा नहीं। यानी आज दोस्ती के बेनिफिट्स नहीं है और दुश्मनी का डर है। हमारे लीडर्स को ये समझना ही होगा दैट इफ वी डोंट गेट अ सीट एट द जियोपॉलिटिकल टेबल, वी विल बी ऑन द मेन्यू। बड़े बड़े देश हमें कच्चा चबा जाएंगे, लेकिन like all things, this also has a silver lining. Lesson number 3, this is the time to invest. ये समय हमारे रिस्क एपेटाइट को एडजस्ट करने का है। What do I mean? जैसे हमने पिछले चैप्टर में कहा था कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो ऐसी ही आर्थिक मंदी में जन्म लेती हैं। My question is, why can't that happen in India? हमने एक वीडियो बनाया है जहां पर हमने बात की है that why is it tough to do business in India? आज हमें उन्हीं मुद्दों पर one by one गौर करके hurdles हटाने की जरूरत है, ताकि इस volatility का फायदा Indian businesses ले पाएं। If you want to invest in yourself, if you want to start a business or learn a new skill, this is going to be the perfect time. इंडियंस को ये देखना चाहिए कि अमेरिकन्स को क्या चाहिए और उनकी डिमांड क्या हम फुलफिल कर सकते हैं। अमेरिका एक कंजम्पशन सुपर पावर है और उन्हें चीजें चाहिए। We as a country need to push for trade deals so that our agricultural products, our clothes, our footwear find a bigger market in America. और सिर्फ अमेरिका में ही क्यों? अगर अमेरिका और चाइना में ट्रेड वॉर चल रहा है तो we can play both sides. India needs to invest in itself. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो फिर वो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का, क्योंकि राइट नाउ समय ऐसा है दैट इफ इंडिया डजंट हैव अ सीट एट द टेबल, इट विल बी ईटन फॉर डिनर। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।